हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल एकदम भैया। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं क्लास 10th की मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अपने फिजिक्स में पहला चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। अभी हम लोग लाइट चैप्टर को कवर कर रहे थे, सही बात है बेटा। तो हम लोग पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि लाइट चैप्टर में आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ के रखी है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, हम लोगों ने कल की क्लास में, अगर मैं पहले बताऊं आपको थोड़ा सा, तो हम लोगों ने जो रिकैप करते हैं फटाफट, रिकैप में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने कल समझा हुआ था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, सही बात है क्या बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने समझा। क्या मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जब लाइट क्या करती है, एक मीडियम से ट्रेवल करके आती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऐसे समझा कि मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट होकर के आ रही है और यहाँ पर बनेगा हमारा एक नॉर्मल, और नॉर्मल के बाद लाइट हमारा रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। हमने प्रीवियस क्लास में भी ये चीज़ समझा हुआ है कि जो ये जो इंसिडेंट रे होती है, जो एंगल बनाती है नॉर्मल से, उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा हुआ है ये चीज़। और हमें यहीं से पता चलता है कि लाइट एक्चुअल में कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। इज दैट क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम लोगों ने इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जो कि इसी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड थी। क्या क्या था हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा, हम लोगों ने इंसिडेंट रे के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इंसिडेंट रे के बारे में पढ़ा, और किसके किसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड रे के बारे में भी पढ़ा, सही है बेटा। हाँ, और भैया हम लोगों ने इसमें से इंसिडेंट एंगल, इसके बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एंगल आई से डिनोट करते हैं, सही है, वेरी गुड। और हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर होता है। और हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज दैट क्लियर बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा बेटा इसमें से नॉर्मल के बारे में। क्या होता है नॉर्मल, नॉर्मल जो होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर कितना डिग्री बनाता है बेटा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है ना, इमेजिनरी लाइन होती है, उसे हम लोग डॉटेड 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 लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल लाइन कहते हैं। समझ पा रहे बेटा, बहुत बढ़िया। आइए आज हम लोग करते हैं उसी के जस्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। साथ में हम लोगों ने और एक चीज पढ़ा था बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ा। कितने लॉ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं इसमें, दो लॉ होते हैं। कौन कौन से लॉ होते हैं बेटा, एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे एक पॉइंट पर मिलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जैसे होगी हमारी इंसिडेंट रे बेटा, ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड, और इसे हम लोगों ने बना दिया क्या बेटा, नॉर्मल। ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, करेक्ट। दूसरा लॉ हम लोगों ने और क्या पढ़ा, दूसरे लॉ पे हम लोगों ने पढ़ा कि जो एंगल आई होता है बेटा वही एंगल आर के इक्वल होता है, जो एंगल आई होता है वही एंगल आर के इक्वल होता है, करेक्ट। तो ये दो हमारे लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने आगे चैप्टर्स को, तो जिसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। क्या मतलब होता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके कितने टाइप्स होते हैं बेटा। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जनरली बेटा दो तरह के होते हैं, और ये हम लोगों ने क्लासीफाई किया है, तो किस भी पे से हम लोगों ने क्लासीफाई किया है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, on the basis of reflecting surface, on the basis of reflecting surface। मतलब भैया जैसे मान लेते हैं बेटा कि यदि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ है, तो उसकी वजह से जो होने वाला रिफ्लेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा, यदि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कैसा हुआ, स्मूथ नहीं हुआ,
स्मूथ नहीं हुआ तो उसे बोलते हैं इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। या इसी का दूसरा नाम होता है हमारा डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड। रेगुलर सरफेस, या फिर इसे बोलेंगे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कैसा रहा बेटा इरेगुलर वाला, इरेगुलर में कैसा होता है हमारा, इरेगुलर में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब समझते हैं, मैं जैसे आपको फील कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पे लाइट रे क्या करती है, इंसिडेंट होती है, सही बात है ना, करेक्ट। जैसे मान लेते हैं ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे कैसे आ जाएगी, इंसिडेंट होगी। एक सेकेंड बेटा, इस तरीके से हमारी लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी। और आप ये चेक करिए कि ये वाला सरफेस कैसा है हमारा, ये वाला सरफेस हमारा स्मूथ है। कैसा है बेटा, स्मूथ है, स्मूथ है। स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ ना, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कह देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कह देंगे। बट आप इस वाले सरफेस को देखिए थोड़ा सा, इस तरीके से बन रहा है। ये सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका रफ है। कैसा है, रफ है, इसीलिए इसका नाम आ जाएगा हमारा, सरफेस कैसा है, रफ है। इस वजह से इसे हम लोग बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इससे होगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले लिखा हम लोगों ने क्या बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, एक ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें पैरेलल इंसिडेंट रे आती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलली ही चली जाती हैं। यानी इसमें क्या चीज लिखेंगे हम लोग कि व्हेन पैरेलल पैरेलल beam of light, parallel beam of light is incident, is beta is beta is incident, is incident, parallel beam of light is incident किस पर होती है बेटा, ऑन अ स्मूथ सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑन अ स्मूथ सरफेस। सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ। when parallel beam of light is incident on a smooth surface, then parallel beam of light is reflected, then parallel beam of light is reflected, ठीक है। then parallel beam of light is reflected is known as is known as is known as reflection of light, is known as, sorry beta, regular reflection of light, reflection नहीं, regular reflection of light, regular reflection of light। सुन पा रहे मेरी बात बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में जैसे हम लोगों ने लिखा बेटा, ये हो गया हमारे पास स्मूथ सरफेस, सही है। हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है तो हमें पॉलिश्ड सरफेस करना ही होगा, बिल्कुल सही। इसमें क्या हो रही है, इसमें आपका इंसिडेंट रे जो हो रही है वो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। पैरेलल समझते ना बेटा, करेक्ट। यहाँ पर डबल डबल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया ने यहाँ डबल बना दिया है, तो यहाँ डबल नहीं है बेटा, ये आपका एक ही है, एक ही लाइट रे है, ऐसे करके, ठीक, बहुत बढ़िया। अब जितनी लाइट रे इंसिडेंट हुई हैं उन सब का अपना क्या बनेगा, एक प्रॉपर नॉर्मल बनेगा। व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बन गया भैया हमारा नॉर्मल। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसमें रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे पता है ना बेटा कैसे बनेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको श्योर कर दे, एंगल ऑफ इंसिडेंस श्योर कर देता है कि कहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और जहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वहीं से तो रिफ्लेक्टेड रे पास होगी, तो वो श्योरिटी दे देता है हमें, समझ रहे बेटा। हाँ। जैसे इस पे आएगा, ये आ गया रिफ्लेक्टेड रे, एक सेकेंड बेटा,
ये रिफ्लेक्टेड इस पे, ये वाली रिफ्लेक्टेड इस पर, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आप इस फिनोमिना को अच्छे से समझ पा रहे हो बेटा, अगर आप इस फिनोमिना को अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि लाइट रे जो होती है वो पैरेलल आती है और पैरेलल ही चली जाती है। इसका मतलब इसी को तो बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें हुआ क्या है, इसमें लाइट इंसिडेंट तो हुई, पैरेलली आई है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली चली गई है, इसीलिए इसे हम लोग बोला करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी खास बात पता है क्या बेटा, इसकी खास बात यह है कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, करेक्ट, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसी वजह से ये ऐसा प्रोसेस कर पाता है। सही है ना बेटा, बहुत बढ़िया है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन कौन से ऐसे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखाते हैं, प्लेन मिरर है आपका, है कि नहीं, प्लेन मिरर जो होता है उसमें आपका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, तो वो आपका करता है। एग्जाम्पल में कौन सा करता है, इसे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर shows this phenomena, shows this phenomena, प्लेन मिरर इस फिनोमिना को शो करता है। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं जिसका नाम है, हाँ बेटा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अब अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता है तो इरेगुलर वाला आप आसानी से बता सकते हैं। बस इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होती है लेकिन वो पैरेलल ही डाइवर्ज नहीं होती, पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि उसमें रहता है आपका कर्व्ड या कहे तो रफ, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। आइए इसको भी लिखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या हो जाता है, व्हेन, चलिए पहले वाले से डेफिनेशन समझ के लिख सकते हैं आप आसानी से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए, ट्राई करिए पहले आपसे, जैसे आपने रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिखा हुआ ना, अब आप इस चीज को समझिएगा बेटा थोड़ा सा, इस चीज को समझिए बेटा थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर समझिए, लिखा है व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, सही बात है, करेक्ट। तब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जस्ट इसका अपोजिट की व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, इज इंसिडेंट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो आपकी इंसिडेंट करती है ना, किस में, ऑन द, ऑन द रफ, रफ reflecting surface, on the rough reflecting surface, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आपका क्या करता है, जब लाइट आपकी पैरेलल इंसिडेंट करती है तो पैरेलल बिल्कुल भी रिफ्लेक्टेड नहीं होती, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आपकी क्या हो जाती है, वो आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। आइए अब समझते हैं, ऑन द रिफ्लेक्ट, ऑन द रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस then light will be reflected in different directions, the light will reflected, reflected in different, in different डायरेक्शंस, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर जाती है बेटा, रिफ्लेक्ट कर जाती है। फॉर एग्जांपल समझे तो फील हो पाएगा हमें थोड़ा सा, जैसे ये देखिए बेटा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये कैसा बनाया मैंने, ये कैसा है, ये सरफेस हमारा है, क्या कह सकते हैं, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब लाइट रेस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है आपकी पैरेलल, इंसिडेंट कैसे हो रही है बेटा आपकी, पैरेलल, कैसे हो रही है बेटा ये, पैरेलल। और जहां पर आपकी लाइट इंसिडेंट होती है वहां से बनाना पड़ता है हमें बेटा नॉर्मल। तो ये रहा इसका नॉर्मल, बेटा ध्यान से समझिएगा, इसका नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा। नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कैसे बनाता है वो, 90 डिग्री बनाता है। ध्यान से समझिएगा बेटा, इसमें देखोगे तो टेंजेंट बनेगी, है ना, अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूँ तो कुछ ऐसा बन रहा है ना ये सरफेस, और इस सरफेस पर आपका लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है तो ऐसे बनेगा ना इसका नॉर्मल, एग्जैक्टली, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक, बढ़िया। इस वाले का किधर बनेगा, इस वाले का ऐसे बनेगा, इस वाले पे, इस वाले का तो ऐसे बन रहा है,
करेक्ट है, वेरी गुड। अब इसमें लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट करेगी। ध्यान से समझिएगा बेटा, पर्टिकुलर जो भी लाइट रे होती है जितनी इंसिडेंट एंगल बनाती है उतना ही वो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है, तो लाइट उसी के हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगी। ये रही इसकी पहली रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरी वाली बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये वाली देखिए, इस वाली को देखेंगे तो किधर जा रही है, ये इस तरफ जा रही है ये, करेक्ट। और तीसरी वाली समझेंगे बेटा, इस वाली लाइट रे को समझे। ये देखो, ये तो कुछ इस तरीके से चली गई, दिखाई दी, ये आ गया। इससे तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है कि लाइट पैरेलल तो आ रही है बट जा डिफरेंट डायरेक्शन में रही है। और ये हो भी इस वजह से रहा है क्योंकि सरफेस आपका कैसा है, क्योंकि सरफेस आपका कैसा है बेटा, सरफेस आपका रफ है, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसी वजह से ये फिनोमिना आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है बेटा, वेरी गुड। तो हम लोगों ने रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को भी समझा, क्लियर हुआ। एक सेकेंड बेटा, चलिए बेटा अब आगे समझते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, दो हमारे नोट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। क्या नोट पॉइंट में है, पहला नोट पॉइंट तो ये कहता है बेटा कि अगर इफ लाइट जो होती है अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट करे तो क्या होता है। देखिए इसमें लिखा है कि इफ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, या तो ऐसा वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा बेटा, या फिर और एक इसकी जगह पर लिखा हुआ मिल सकता है, इफ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली। कैसे बेटा, परपेंडिकुलरली। ऐसा वर्ड भी हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाइएगा क्या होता है, परपेंडिकुलरली किससे होता है, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर हम कहें मिरर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे दे देता है ना, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है। यदि क्या होता है, जो लाइट रे होती है यदि वो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है या फिर जो भी कहें हम लोग मिरर होता है, उसे कैसा आता है अगर 90 डिग्री पर क्या करता है, इंसिडेंट करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, क्लियर करते हैं थोड़ा यहाँ से एग्जांपल पे, कि लेट सपोज करो कि हम लोगों ने बनाया हुआ ये हमारा एक हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको, ये बनाया हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा बनाया बेटा इसे हम लोगों ने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो लाइट है वो कैसे इंसिडेंट कर रही है, 90 डिग्री पर। ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए है मैं कह रहा हूँ बेटा। ये रहा आपका लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे कैसे हो रही है बेटा आपकी, इंसिडेंट हो रही है। क्लियर, क्लियर। इसी पर मुझे क्या बनाना है, नॉर्मल। क्या मैं इसी पर नॉर्मल बना पाऊंगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैंने बेटा कलर चेंज किया हुआ है और आप समझ पा रहे हैं, नॉर्मल भी इसी के ऊपर ही है। नॉर्मल जो है क्या है, वो इंसिडेंट के जस्ट ऊपर ही जा रही है, तो इस रिस्पेक्ट से हमें बताना है नॉर्मल भी कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इंसिडेंट रे भी कितना बना रही है, 90 डिग्री। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप लोग थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए, अब आप थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए कि एंगल आई का वैल्यू इसमें कितना होगा और एंगल आर का वैल्यू इसमें कितना होगा। अब यदि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ करके रखा हुआ है तो आप बता पाएंगे, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पहली बार में क्या है, 90 डिग्री है। तो जितने बच्चे अगर ये बोल रहे हैं कि 90 डिग्री है तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब समझे क्यों ऐसा हो रहा है, चलो इसको फील करो। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जब लाइट आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ध्यान से सुनो मेरी बात, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बनता है। क्लियर है मेरी बात बेटा, तो आप सोचिए इसमें क्या है, ये रही इसकी आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल, दोनों एक के ऊपर एक है बेटा, दोनों एक के ऊपर पे एक है। इस रिस्पेक्ट से इसमें एंगल आई कितना हो जाएगा, 0। और हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट आपकी जितने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है उतना ही एंगल आर भी बनाती है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पिछले प्रीवियस क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, सेकंड लॉ आपको याद आ रहा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो एंगल आई की वैल्यू 0 है तो एंगल आर की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। बच्चे पहली बार में कंफ्यूजन क्या होता है कि जहां जैसे ही वो नॉर्मली लिखा हुआ मिल जाए या परपेंडिकुलरली लिखा हुआ मिल जाए, बच्चे सीधे सोचते हैं 90 डिग्री है और वो पहली बार में यहाँ पर इसको गलत कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप पहले ये चेक करिएगा कि एंगल कहाँ से मेंशन है।
क्या नॉर्मल से मेंशन है, क्या मिरर से मेंशन है, क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मेंशन है, किसके बीच का एंगल निकालना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर क्या करती है राइट, जो लाइट रे होती है अगर वो नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है, स्ट्राइक करती है, तो पता है फिर क्या हो जाता है, देन 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 इट रिट्रेस इट्स पाथ, एक नया वर्ड यहाँ पर हम लोगों ने बेटा लिखा, इट रिट्रेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ को क्या कर देती है, रिट्रेस, रिट्रेस का मतलब क्या होता है बेटा, रिट्रेस का मतलब वो करता है वापस उसी रास्ते से ट्रेवल करना, जैसे जिस रास्ते से आप स्कूल से घर जाते हैं वैसे ही आप घर से स्कूल आते हैं, सही है, जिस रास्ते से आप स्कूल से, सॉरी घर से जब स्कूल जा रहे होते हैं तो जो आपने पाथ ट्रेवल किया है, ठीक अगर उसी रास्ते पर आप वापस आ रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे रिट्रेस कर जाता है, रिट्रेस, री मतलब दोबारा से, ट्रेस मतलब अपने पाथ को, तो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है। तो गौर से देखिए बेटा, हम लोगों ने यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की भी, रिफ्लेक्टेड रे की भी हम लोगों ने डायरेक्शन मेंशन की है, डायग्राम पे चेक करिए बेटा, मिला, जो ब्लू कलर से मैंने किया है वो क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो ग्रीन कलर से है वो आपका इंसिडेंट रे को शो कर रहा है, और अगर आपको थोड़ा दिख पा रहा हो तो डॉटेड डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया किसे, नॉर्मल को, तो ये तीनों की तीनों कैसे आ रही है, सेम ही एक ही पाथ पे आ रही है, इसीलिए आपका एंगल आई भी इसमें जीरो होता है और एंगल आर भी इसमें जीरो होता है। इज दैट क्लियर बेटा, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट आपके सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा मेरी बात। चलिए सेकंड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि चाहे आपका किसी भी तरीके का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कैसा भी हो, चाहे कर्व्ड हो, चाहे स्मूथ हो, चाहे आपका स्फेरिकल हो, कैसा भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसमें रिफ्लेक्शन के लॉ ऑलवेज वैलिड होते हैं, तो यही है हमारा सेकंड लॉ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड, वैलिड फॉर, वैलिड लिखो या पर यहाँ पर कई बात ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, एक नया वर्ड इसमें आ जाता है, वैलिड हो जाता है, या तो होल्ड कर देते हैं, होल्ड ऐसा करके लिखो मिल जाए, बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए होता है, या फिर फॉलो भी लिख सकते हैं हम लोग, ये तीनों एक ही बात को बताते हैं, वैलिड, होल्ड, फॉलो, ठीक है ना। फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हर तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा मतलब फील कराइए भैया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका उसमें कर्व्ड होगा, प्लेन होगा, स्मूथ होगा, कैसे भी टाइप से आ सकता है, कहीं पर भी हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज वैलिड होते हैं, इज वैलिड, वैलिड नहीं ऑलवेज वैलिड होते हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, सी हो गए हमारे दो लॉ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम करते हैं, अरे वाह, कहाँ तो आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, चलिए क्या है पहला क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं, अटेम्प्ट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे हम लोग इसे। चलिए क्या लिखा है बेटा, एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट 30 डिग्री टू द नॉर्मल, ध्यान से समझिएगा बेटा, सबसे पहले प्लेन मिरर बनाइएगा, सो दैट इज योर प्लेन मिरर, ओके, नाउ इंसिडेंट रे बना दीजिए, इंसिडेंट रे अपने से बना दीजिए बेटा, ये रही आपकी इंसिडेंट रे। क्वेश्चन को बेटा एक चीज समझिए, मेरा बात ध्यान से सुनिए, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए अगर उसमें आपको लगता है कि रफली डायग्राम बनाना चाहिए तो आप रफली डायग्राम बनाइए, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं रफली डायग्राम ही बना रहा हूँ और चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में कैसे कैसे उसने बोला है। तो एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है 30 डिग्री, ध्यान से समझो बेटा कितना दिया है 30 डिग्री, वो भी कहाँ से दिया है, टू द नॉर्मल, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ये बन गया हमारा यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से कितना है बेटा, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, कितना एंगल बन रहा है बेटा 30 डिग्री, ये चीज ये है आपका 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है उसने, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अरे वाह, ये तो आ गया आपका किससे, फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इक्वल टू कितना होता है, एंगल आर, और एंगल आई का वैल्यू हमें कितना दिख रहा है, एंगल आई का जो वैल्यू है बेटा वो है हमारे पास कितना 30 डिग्री है, सही बात है, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास एंगल आर का वैल्यू, एंगल आर का वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगा, एंगल आर का वैल्यू भी आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, समझ पा रहे क्या बेटा, हाँ,
तो ये चीज पहले ना आप रफली डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से एंगल हमें दिया गया है। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें? एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट 30 डिग्री टू द नॉर्मल। अरे बेटा, ये तो सेम टू सेम हो गया ना हमारे पास, बिल्कुल सही है, ये तो सेम टू सेम हो गया। सो कोई बात नहीं है, अब इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा बेटा। एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट 30 डिग्री टू द नॉर्मल की जगह बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझिए बेटा, नॉर्मल की जगह आप नॉर्मल की जगह मिरर कर लीजिए बेटा। नॉर्मल की जगह क्या कर ले आप? मिरर कर लीजिए, टू द मिरर। अब सॉल्व करिए, अब सॉल्व करिए, अब सॉल्व करिए। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अब आप सॉल्व करिए, अब हम लोग देखते हैं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा है ना, मैंने आपको बताया कि आप एक रफली डायग्राम बना लीजिए जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जैसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, or you can say mirror, where an incident ray strikes. Where is it? Let's suppose this is our incident ray, this is our incident ray. Is that clear? Very good. Now अब ये जो 30 डिग्री का एंगल दिया है, ये कहाँ से दिया गया है? गौर से देखो बेटा, इसने साफ साफ बोला हुआ है मिरर से। मिरर से मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो ये वाला एंगल होगा। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये वाला एंगल होगा। बच्चे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लेते हैं उसे, बिल्कुल सही नहीं है बेटा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा क्या करिएगा, क्वेश्चन जब आप पढ़िएगा तो आप रफली डायग्राम बना लीजिएगा, जिससे श्योरिटी मिल जाती है आपको। ठीक है, हाँ। तो अब आप मुझे बता पाएंगे कि एंगल आई तो ये हो गया हमारे पास, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा? भाई आप कंप्लीट कितना है? नॉर्मल जो है, अगर आप इस चीज को फील कर पा रहे हो, अगर आप इस चीज को फील कर पा रहे हो, अगर आप देखो, ये हो गया हमारा, ये इसे समझो बेटा। देखो, ये वाला हो गया हमारा नॉर्मल, और ये हो गया मिरर। ये कंप्लीट कितना एंगल बन रहा है? 90। ये कंप्लीट कितना बन रहा है? 90। और अगर हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री है, तो फिर ये एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल बेटा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 90 में से 30 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका एंगल आई। सही बात है। ये वाला कितना आ जाएगा एंगल आपका? 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। समझ पा रहे हैं कैसे? यानी इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें क्वेश्चन में मिरर है गिवन है, जो 30 डिग्री है वो कहाँ से है? 30 डिग्री का जो एंगल है वो कहाँ से दिया गया है? 30 डिग्री जो एंगल है वो हमें दिया गया है, 30 डिग्री एंगल है इंसिडेंट रे एंड मिरर का। एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे। मिरर, ओहो, एक सेकंड बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। मिरर एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के बीच का है। क्लियर है? यहाँ पर हमारा एंगल आई कितना रहेगा? एंगल आई हमें क्या चाहिए? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है चाहिए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे एंगल आई मिल जाएगा तो फिर मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल सकता हूँ, बिकॉज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट। एंगल आई की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो यू विल गेट द 60 डिग्री। इज दैट क्लियर बेटा? और एंगल आर कितना आ जाएगा? सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दैट इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। क्या बात सुन पा रहे बेटा? बहुत बढ़िया। तो ये होगा आपका एंगल, इसमें आ रहेगा ना 60 डिग्री। बच्चे 30 डिग्री लगा रहे हैं, बट बहुत जरूरी है कि कहाँ से एंगल मेंशन है, तो चीज ध्यान रखिएगा आप नेक्स्ट बार। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। अच्छा, इसमें क्या दिया है बेटा, आइए समझते हैं इसको ध्यान से, कि अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। ठीक, इस प्लेन मिरर में लाइट रे ने क्या किया? इंसिडेंट किया। ठीक है, ये रहा हमारे पास इंसिडेंट रे। और क्या बोला उसने? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो इसमें हम लोग बना लेते हैं ये वाला एंगल नॉर्मल, और ये वाला बनेगा ना बेटा एंगल आर। अगर मैं इसे मेंशन करूं इसमें से, तो ये वाला हो गया एंगल आई, और ये वाला एंगल हो गया आपका आर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बढ़िया। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में दिया है एंगल कितना? 90 डिग्री दिया है। समझ में आ रहा है? अब फिर पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, तो आप बताइए मुझे, इस कंप्लीट एंगल कितना है आपका? ये कंप्लीट एंगल कितना है बेटा आपका? ये कंप्लीट एंगल कितना है आपका? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल आई और एंगल आर को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? एंगल आई प्लस एंगल आर कितना आ रहा है? 90 डिग्री बेटा, क्वेश्चन में मेंशन है, यस और नो? और हमें पता है कि एंगल आई और एंगल आर कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। सही बात है ना? फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस रिस्पेक्ट से हम लोग बात करेंगे, तो 2 टाइम्स
एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री. So angle I equal to 90 degree divided by 2. So you will get the 45 degree as the answer. Is that clear बेटा? हाँ, पूछ सकते हैं कि भैया यहाँ पर 2 टाइम्स एंगल I कैसे आ गया. तो मैं साइड पे लिखे दे रहा हूँ कि एंगल I जो होता है वही एंगल R के बराबर होता है. तो इसका मतलब है कि जो एंगल I है और एंगल R है उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 2 गुना बन जाएगा उसका. समझ पा रहे हैं ना बेटा? चलिए नेक्स्ट. Two rays are incident on a plane mirror. Two rays are incident on a plane mirror at an angle of 30 degree and 45 degree. चलिए एक सेकंड एक एक करके पहले क्लियर करते चलते हैं. ये हम लोगों ने बनाया एक प्लेन मिरर. समझ में आ रहा है बेटा? इस प्लेन मिरर में हमारे पास 2 लाइट रे आएंगी. कितनी है? 2 लाइट रे हैं. एक लाइट रे को मैंने व्हाइट से रिप्रेजेंट किया है बेटा और दूसरी लाइट रे को हम कोई और कलर कर लेते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं हो. दूसरी लाइट रे मैंने ये वाली यूज कर लिया है. ठीक, ओके. अब उसने क्या चीज दे दिया है कि ये दोनों के दोनों जो है वो नॉर्मल से कितने डिग्री पर हैं. उसने बोला है 2 रेज हैं. इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट रे, इसका नाम रख देते हैं सेकंड रे. ठीक, बढ़िया. बोला है 2 रे हैं हमारे पास, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री टू द नॉर्मल. बेटा ध्यान से समझिए कहां से बोला है. टू द नॉर्मल बोल रहा है. तो नॉर्मल में जाओ. पहला वाला एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री. और दूसरा वाला एंगल कितना बन रहा है नॉर्मल से? 45 डिग्री. कंफ्यूजन है क्या बेटा? होना तो नहीं चाहिए वैसे. अरे भाई हम बता नहीं रहे थे, यही होता है. इस लाइट रे को ऐसे बना दिया हम लोगों ने. ठीक, ओके. तो ये एंगल हमें मेंशन है कितना? 45 डिग्री मेंशन है हमें. कितना है? 45 डिग्री. ये वाला एंगल है बेटा, ये वाला. ओके. अब बोल रहा है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज. तो चलिए कवर कर दे बेटा इसको भी, इसको समझते हैं. ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने रिफ्लेक्टेड रेज इस बार दूसरी तरीके से ली है. ये वाले कितने से बनेगा एंगल? ये वाला अगर एंगल 30 है ये वाला, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 30 डिग्री ही आएगा. करेक्ट है. और ये वाला एंगल, एक सेकेंड, ये वाला, अगर ये वाला एंगल आपका पूरा 45 है तो ये एंगल भी आपका पूरा कितना होगा? 45 ही होगा. कितना होगा ये पूरा? 45 डिग्री होगा. तो अब उसने पूछा है हमसे कि आपको बताना है इसमें ये एंगल कितना होगा. ये एंगल जिसे हम लोग लिख देते हैं x. हमें x का वैल्यू बताना है. हमें x का वैल्यू बताना है कितना है. तो बहुत सही है, 45 में आप 30 माइनस कर लीजिए. है कि नहीं है भाई? आप समझिए बेटा पहला. चलिए इस डायग्राम को मैं थोड़ा और एलुब्रेट कर रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा. ये हो गया आपका नॉर्मल, क्लियर. और ये हो गया आपकी दूसरी रेस जिसका कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है. सही बात है, बिल्कुल सही है. अब आप इस चीज को समझो थोड़ा सा. इसी में उसने बोला है कि ये वाला है कितना एंगल? ये वाला एंगल 30 डिग्री है क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है. क्लियर है. अब आपसे पूछा है कि चलिए बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा. तो सिंपल है, कितना आ जाएगा? x. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 45 में से आप 30 को कर देंगे माइनस. यू विल गेट द 15 डिग्री एज एन आंसर. समझ में आ रहा है क्या बेटा? समझ में आ रहा है क्या बेटा? कहाँ कंफ्यूजन हो गया बेटा? गौर से पढ़ो बेटा. 30 डिग्री और 45 डिग्री ये दोनों नॉर्मल से इंसिडेंट है. ये दोनों ही इनके इंसिडेंट एंगल हुए. यदि दोनों इंसिडेंट एंगल है तो उनके 2 रिफ्लेक्टेड एंगल बनेंगे. पहला रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा 30 डिग्री, दूसरा रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा 45 डिग्री. दोनों ही रिफ्लेक्टेड एंगल है तो उसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन. ध्यान से समझे बेटा, किसके बीच का एंगल निकालना है हमें? एंगल निकालना है, लेकिन किसके बीच का निकालना है? टू रिफ्लेक्टेड रेज, जो 2 रिफ्लेक्टेड रे है ना उनके बीच का. तो आया रहा है, तो यही तो है इसमें से एक ग्रीन कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया इसे और इसे, यही तो है. तो हमारे रिफ्लेक्टेड इन्हीं के बीच का एंगल तो चाहिए था हमें. इज दैट क्लियर ना? कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं. चलिए ओके. तो अभी हम लोगों ने अपने यहाँ से कवर कर लिया है रिफ्लेक्शन टॉपिक की जो छोटे छोटी चीजें थे उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने एक नए टॉपिक की तरफ पे. आप ये चीज समझिएगा बेटा कि जब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर से पहले हमारे पास कुछ बार बार आएंगे वर्ड्स आएंगे. जैसे एक आएगा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है. एक आएगा इमेज है, इमेज का मतलब क्या होता है. तो जब तक हमें थोड़ा इनका फील नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी आएगा रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है. आपने सुना होगा, अगर आप स्कूल में गए हैं तो आप जानते ही हैं कि आपकी क्लास में चल रहा है
तो उसमें आपने आपके टीचर ने बोला होगा रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में फील क्या होता है इनका, ये इमेज मतलब क्या है, इमेज का मतलब क्या है कि नहीं है? तो आइए अब उसी को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें से हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और दूसरा लिखा हुआ है हमारे पास इमेज। तो एक एक करके सुनो समझ लेते हैं क्या मतलब होता है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट को एमिट भी कर सकता है या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, साथ ही साथ वो इमेज भी बनाता है। ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ध्यान रखिएगा। या फिर ये कह लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी हमेशा शैडो बनती है, कभी इमेज की शैडो नहीं बनती, हमेशा ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। तो ये खास थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सो इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, लाइट को एमिट भी करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, साथ ही साथ उसकी शैडो भी कास्ट करता है। सो इट इज अ सब्सटेंस which emit or reflect, which emit or reflects the light, जो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है और साथ में क्या करता है, एंड आल्सो कास्ट कास्ट द शैडो, आल्सो कास्ट द शैडो। शैडो मतलब समझते बेटा? शैडो मतलब होता है परछाई, शैडो मतलब परछाई, शैडो मतलब परछाई, ठीक है, परछाई। आप समझते हैं बेटा कि परछाई हमेशा किसकी बनती है? परछाई हमेशा ऑब्जेक्ट की बनती है, इमेज की कभी भी बनती नहीं है, इसीलिए। तो बड़ा ही इजी होता है बेटा, ठीक है, बढ़िया। और इमेज क्या होता है? इमेज का मतलब होता है कि जो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होती है, तो वो दो लाइट रे जहां भी मिलती हैं, जो लाइट रे आपस में जहां भी मिलती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इमेज। उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे वो मिल रही होती है, दैट्स पॉइंट, ठीक है। सो ये क्या होता है? इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेटा? ये हमारे रिफ्लेक्टेड रेज का। इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसीलिए इसे इमेज कहते हैं। सब पहले थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे तो ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं बेटा? दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या मतलब होता है इनका? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है बेटा कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशन ना के बराबर हो। मतलब जैसे डायमेंशन समझते हैं, जैसे लेंथ ब्रीथ और हाइट हो जाती है, तो जिसका कोई लेंथ कोई ब्रीथ कोई हाइट जिसे हम लोग नहीं ना के बराबर समझे, मतलब बहुत ही छोटा सा पॉइंट, दैट्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। ध्यान समझिएगा, अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी भी शैडो बनेगी, इसीलिए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। दैट क्लियर? सो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा? एक ऐसा ऑब्जेक्ट हुज एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशन, एन ऑब्जेक्ट whose dimensions, whose dimensions are negligible, negligible। कैसी होती है उनकी डायमेंशन बेटा आपकी? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब समझते हैं ना के बराबर, जिसका कुछ है ही नहीं है। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं डॉट से, डिनोटेड बाई डॉट, डिनोटेड बाई डॉट से डिनोट करते हैं, चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसे बोल देते हैं हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया। खास बात यह है बेटा कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो उससे कंटिन्यूअसली क्या कर सकता है, जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लाइट रे को क्या करेगा, जो डॉट है, या तो ये लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा या तो लाइट रे इससे खुद एमिट हो रही होगी। क्या कर रहा है ये? या तो एमिट कर रहा होगा या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा। दोनों में से कोई भी कहानी हो सकती है फिलहाल इस वाले केस में, क्योंकि ये कौन है? ऑब्जेक्ट है, इसीलिए। चलिए एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड का मतलब होता है जिसके पास एक पर्टिकुलर डायमेंशन होती है, या तो उसके पास पर्टिकुलर लेंथ होगी, पर्टिकुलर हाइट होगी, पर्टिकुलर ब्रीथ होगी, मतलब कुछ ना कुछ कह लीजिए आप उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट, तीनों में से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पक्का होना चाहिए, तभी उसे बोलेंगे हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जैसे लिखेंगे हम लोग एन ऑब्जेक्ट
एन ऑब्जेक्ट विच हैज अ पर्टिकुलर डायमेंशन, जिसके पास कोई पर्टिकुलर डायमेंशन होती है, पर्टिकुलर डायमेंशन होती है। इज दैट क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया। जैसे इसे अब डिनोट किससे करते हैं हम लोग, इसे हम लोग डिनोट करेंगे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से डिनोट करूंगा मैं, ठीक। जिसमें आपका रहेगा बेटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसका ये जो टॉप पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा हेड, इसके टॉप पॉइंट को हम बोलेंगे हेड, और इसका ये जो पॉइंट है इसे बोलेंगे हम लोग बॉटम, बोलेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो दैट इज अवर ऑब्जेक्ट। अब इससे एक चीज और है कि लाइट रेखा कैसे इसमें से निकल सकती है, तो ये चीज भी आप समझ सकते हैं बेटा कि ये वाला बन गया आपका ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड बेटा, करेक्ट, कैसे बना बेटा ये, करेक्ट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट रे आपकी कंटिन्यूसली निकलती है,